द डीप डाइव में स्वागत है। आज हम विज्ञान की, आप कह सकती हैं, बिल्कुल बुनियादी बातों की तरफ लौट रहे हैं। हाँ। एक ऐसी जगह जहां से बहुत सी जटिल चीजों की समझ असल में शुरू होती है। सही बात है। हमारे एक श्रोता ने कक्षा 6, क्लास 6 की विज्ञान की किताब से अध्याय 10 भेजा है। नाम है गति एवं दूरियों का मापन, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। अब आप सोचेंगे कक्षा 6, लेकिन मेरा मानना है कि कभी-कभी ना सबसे गहरे सबक सबसे सरल, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स में ही छिपे होते हैं। तो चलिए आज इसी अध्याय का एक जायजा लेते हैं। हमारा मकसद है ये समझना कि भाई दूरियां मापने की जरूरत ही क्यों पड़ी, कैसे हम लोग अंदाजों से निकलकर सटीक मतलब स्टैंडर्ड तरीकों तक पहुंचे, और हाँ, ये भी कि हमारे आसपास की दुनिया में चीजें किस किस तरह से हिलती डुलती हैं, यानी गति करती हैं। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये बिल्कुल बेसिक बातें भी हमारे आज के जीवन और तकनीक को कैसे प्रभावित करती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये अध्याय सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, मुझे लगता है ये हम सबको याद दिलाता है कि कैसे मापन, मेजरमेंट और गति, मोशन, इनकी समझ ने मानव सभ्यता के विकास में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मतलब कैसे हमने अपने आसपास की दुनिया को मात्रा देना सीखा, उसे क्वांटिफाई करना सीखा। ये कहानी अपने आप में काफी रोचक है। हाँ, तो शुरुआत होती है यात्रा से। अध्याय में जिक्र है कि बच्चे छुट्टियों में अलग अलग साधनों से, जैसे ट्रेन, बस, बैलगाड़ी, अरे हाँ, हवाई जहाज से भी घूमने की बात करते हैं। और यहीं से, बिल्कुल वहीं से पहला सवाल उठता है, कोई जगह कितनी दूर है, ये पता कैसे चले? अरे रोजमर्रा की जिंदगी में ही सोचिए ना, स्कूल जाना है तो पैदल चलें या बस लें, बाजार कितना पास है, कितना टाइम लगेगा? कहीं घूमने जाना है तो ट्रेन ठीक रहेगी, सस्ती पड़ेगी, या फिर हवाई जहाज लेना पड़ेगा जल्दी पहुंचने के लिए? इन सब फैसलों के पीछे दूरी का अंदाजा या फिर सटीक माप कितना जरूरी है। हाँ, और ये जरूरत सिर्फ ये नहीं कि हमें कहीं जाना है, उसकी प्लानिंग करनी है। जरा सोचिए, पुराने जमाने में व्यापार कैसे होता होगा, जब कोई स्टैंडर्डाइज तरीका नहीं था। किसी को घर बनाना है, कोई इमारत खड़ी करनी है, तो कितनी सामग्री लगेगी, इसका अनुमान कैसे लगाते होंगे। दूरी और लंबाई का सही माप लेना तो व्यापार, निर्माण, संसाधन प्रबंधन, यहाँ तक कि खेती जैसी बुनियादी चीजों के लिए भी अनिवार्य है। ये हमें समय, लागत और प्रयास का एक बेहतर अनुमान लगाने में मदद करता है। बिल्कुल। और इसी बात को समझाने के लिए किताब में पहेली और बूझों का बड़ा मजेदार किस्सा दिया है। वो अपनी क्लास के डेस्क को ना बराबर हिस्सों में बांटना चाहते हैं, और इसके लिए वो क्या इस्तेमाल करते हैं? गिल्ली डंडा, है ना मजेदार। तो पहली बार जब वो नापते हैं तो डेस्क की लंबाई आती है 2 डंडे और 2 गिल्ली के बराबर। चलो ठीक है, बंटवारा हो गया। लेकिन फिर आता है कहानी में ट्विस्ट। बूझो का वो पुराना वाला गिल्ली डंडा खो जाता है। वो बाजार से नया ले आता है। अब वो फिर से डेस्क नापता है, और इस बार लंबाई कितनी आती है? 2 डंडे, 1 गिल्ली, और थोड़ी सी जगह बच भी जाती है। अब ये क्या हुआ भाई? डेस्क तो उतना ही बड़ा है। हाँ, ये छोटा सा बड़ा प्यारा उदाहरण है, और ये बहुत खूबसूरती से उस समस्या को दिखाता है जो मानकीकरण मतलब स्टैंडर्डाइजेशन ना होने से पैदा होती है। जब मापने का औजार, यहाँ जैसे गिल्ली डंडा, हर किसी के लिए अलग अलग साइज का हो, तो माप भी जाहिर है हर बार अलग ही आएगा। हो सकता है मेरा डंडा आपके डंडे से लंबा हो, या मेरी गिल्ली आपकी गिल्ली से मोटी हो, है ना? इससे तो बस कंफ्यूजन होगा, असहमति होगी। व्यापार में सोचिए कितना झगड़ा होता होगा इस बात पर। नहीं जी, मेरा गज तो बड़ा है। सही बात है। और अध्याय बताता है कि पुराने जमाने में लोग वाकई ऐसे ही तरीकों पर निर्भर थे। लंबाई नापने के लिए क्या क्या नहीं इस्तेमाल होता था? पैरों के बीच की दूरी यानी कदम, उंगली की चौड़ाई जिसे अंगुल कहते थे, कोहनी से लेकर उंगली के छोर तक की लंबाई, इसे क्यूबिट कहते थे, और हाथ का फैला हुआ पंजा यानी बालिश्त, और हाँ, एक हाथ पूरा फैलाकर ठोड़ी तक की दूरी जिसे गज या यार्ड कहा जाता था। भारत में मुट्ठी का भी जिक्र है। बिल्कुल। और इन सभी तरीकों में, जैसा हमने गिल्ली डंडे वाले किस्से में देखा, एक ही बुनियादी कमी थी। ये व्यक्तिपरक थे, सब्जेक्टिव थे। हर व्यक्ति के शरीर का माप अलग होता है। मेरा हाथ, मेरा कदम, मेरी उंगली की चौड़ाई आपके हाथ, कदम या उंगली से अलग होगी। इसलिए जब कोई कहता था ये कपड़ा 10 हाथ लंबा है या वो पेड़ 20 कदम दूर है, तो उसका मतलब हर किसी के लिए थोड़ा अलग हो सकता था। ऐसे में सटीकता, प्रिसिजन की उम्मीद करना बहुत मुश्किल था, खासकर जब व्यापार हो या कोई चीज बनानी हो, जैसे घर या औजार, जहां सटीकता बहुत जरूरी है। तो
इस सारी गड़बड़ी और उलझन को दूर करने का क्या तरीका निकला? कुछ तो सोचा होगा लोगों ने। हाँ, तरीका था मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन। जरूरत महसूस हुई ऐसे मात्रकों की, ऐसी यूनिट्स की जो सबके लिए एक समान हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो और कोई भी उनका इस्तेमाल कर रहा हो। मतलब एक ऐसी व्यवस्था बनानी थी जिससे माप का मतलब न बदले। 1 मीटर यहाँ जितना लंबा हो, उतना ही अमेरिका में भी हो, उतना ही जापान में भी। और यहीं पर फिर मीट्री पद्धति, मेट्रिक सिस्टम का जिक्र आता है, जिसे फ्रांसीसियों ने विकसित किया। ये तो बहुत बड़ा कदम रहा होगा। हाँ, ये वाकई में एक क्रांतिकारी, एक रेवोल्यूशनरी विचार था। एक ऐसी प्रणाली बनाना जो दशमलव पर आधारित हो, मतलब 10 के गुणकों पर, और जिसके सारे मात्रक एक दूसरे से तार्किक रूप से लॉजिकली जुड़े हों। और इसी मीट्री पद्धति के आधार पर आज हम अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली यानी एसआई यूनिट्स, सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। और इसे लगभग पूरी दुनिया ने अपना लिया है, कुछ ही देशों को छोड़कर। तो एसआई प्रणाली में लंबाई का मानक मात्रक, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? लंबाई का एसआई मात्रक है मीटर, जिसे हम एम से दिखाते हैं। और इस प्रणाली की सबसे अच्छी बात यह है कि इससे छोटे और बड़े मात्रक बनाना बहुत आसान है। जैसे 1 मीटर को 100 बराबर हिस्सों में बांट दीजिए तो हर हिस्सा कहलाता है सेंटीमीटर, सीएम। और फिर 1 सेंटीमीटर को 10 बराबर हिस्सों में बांटें तो हर हिस्सा बन जाता है मिलीमीटर, एमएम। अच्छा, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। आसान है। जी हाँ। और अगर बहुत लंबी दूरियां मापनी हो, जैसे दिल्ली से मुंबई की दूरी? उसके लिए है किलोमीटर, केएम। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। देखिए, सब कुछ 10, 100, 1000 यानी 10 की घातों पर आधारित है। इससे गणना करना, हिसाब लगाना बहुत सरल हो जाता है। पुरानी प्रणालियों की तरह नहीं, जहां गज, फुट, इंच जैसे मात्रकों के बीच बड़े अजीब से संबंध होते थे। 12 इंच का 1 फुट, 3 फुट का 1 गज, कितना मुश्किल था। हाँ, ये तो है। तो इन मानक इकाइयों का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? मतलब व्हाई आर दे सो इम्पोर्टेंट? सबसे बड़ा फायदा स्पष्टता, क्लैरिटी और सार्वभौमिकता, यूनिवर्सैलिटी। जब मैं कहता हूं कि कोई चीज 5 मीटर लंबी है, तो दुनिया में कहीं भी कोई इंजीनियर हो, वैज्ञानिक हो या कोई आम इंसान भी वो ठीक-ठीक समझ जाएगा कि मैं कितनी लंबाई की बात कर रहा हूं। इसने विज्ञान, इंजीनियरिंग, उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, आप कह सकते हैं, अभूतपूर्व प्रगति संभव बनाई। ये ज्ञान के आदान प्रदान की, कम्युनिकेशन की एक साझा भाषा बन गई, मेजरमेंट्स की कॉमन लैंग्वेज। ठीक है, तो अब हमारे पास मीटर, सेंटीमीटर जैसे मानक मात्रक है और उन्हें मापने के लिए स्केल या फीता भी है। तो क्या बस स्केल उठाया और नाप लिया? क्या इतना आसान है ये, या इसमें भी कुछ पेच है? सुनने में तो आसान लगता है ना, कि स्केल रखा और पढ़ लिया। लेकिन अध्याय हमें याद दिलाता है कि सही माप लेने के लिए, एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी हैं, वरना मानक इकाइयां होने के बावजूद गलती हो सकती है। अब एक छोटी सी पेंसिल की लंबाई नापनी है तो उसके लिए तो वो अपना 15 सेंटीमीटर वाला स्केल काफी है। हाँ। लेकिन अगर किसी पेड़ के तने की गोलाई नापनी है या दर्जी को कपड़े के लिए सीने का माप लेना है, तो वहां सीधा स्केल तो काम नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं। वहां तो मेजरिंग टेप यानी फीते की जरूरत पड़ेगी जो मुड़ सके। एकदम सही। उपकरण का सही चुनाव पहला कदम है। रॉन्ग टूल, रॉन्ग मेजरमेंट। दूसरा पॉइंट है कि स्केल को वस्तु के साथ सही ढंग से रखना। स्केल को वस्तु की लंबाई के बिल्कुल समानांतर, पैरेलल और उससे सटाकर रखना चाहिए। अगर स्केल तिरछा रखा है तो माप गलत आएगा। किताब में चित्र भी दिया है इसका। हाँ, ये तो सीधी सी ज्यामितीय ज्योमेट्री है। अगर आप समानांतर नहीं रखेंगे तो आप असल लंबाई से ज्यादा माप लेंगे। हाइपोटेन्यूज हमेशा बेस से लंबा होता है ना। तीसरा ये भी आम दिक्कत है, अगर स्केल का किनारा टूट गया है या शून्य का निशान घिस गया है, दिखता नहीं है ठीक से, जो अक्सर पुराने या ज्यादा इस्तेमाल हुए स्केलों के साथ होता है, तो शून्य से मापना शुरू नहीं करना चाहिए। ऐसे में क्या करें? स्केल की किसी और पूरे अंक, जैसे 1 सेंटीमीटर का निशान या 2 सेंटीमीटर का निशान, उसको शुरुआती बिंदु मान लें। फिर जहां तक वस्तु की लंबाई है उस रीडिंग को नोट करें और उसमें से वो शुरुआती अंक, जैसे 1 या 2 सेंटीमीटर, घटा दें। बिल्कुल, ये एक बहुत ही व्यावहारिक प्रैक्टिकल हल है। इससे टूटे हुए या अस्पष्ट स्केल से भी सटीक माप लिया जा सकता है। मुख्य बात है कि आपको प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच का अंतर सही ढंग से निकालना है, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट का डिफरेंस। और चौथा,
जो मुझे काफी महत्वपूर्ण लगा वो है आंख की सही स्थिति, पोजिशन ऑफ द आई। माप पढ़ते समय आंख को उस निशान के ठीक ऊपर बिल्कुल वर्टिकली अबव रखना चाहिए जहां रीडिंग लेनी है। अगर हम तिरछी तरफ से देखेंगे साइड से तो निशान कहीं और नजर आ सकता है और माप गलत हो जाएगा। इसे शायद लंबन त्रुटि, पैरेलैक्स एरर कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये लंबन त्रुटि या पैरेलैक्स एरर एक आम समस्या है और सिर्फ स्केल पढ़ने में ही नहीं, बल्कि कई वैज्ञानिक उपकरणों जैसे ब्यूरेट, पिपेट या मीटर की सुई वाली रीडिंग लेते समय भी इसका ध्यान रखना पड़ता है। ये छोटी छोटी लगने वाली सावधानियां ही सटीक माप सुनिश्चित करती हैं। वैज्ञानिक प्रयोगों में या इंजीनियरिंग में तो जरा सी चूक के बड़े परिणाम हो सकते हैं। इसलिए सही तरीके से माप लेना एक बहुत ही बुनियादी फंडामेंटल स्किल है। तो सीधी रेखा नापना तो हमने समझ लिया। स्केल रखो, सही से रखो, सही जगह से शुरू करो और सही एंगल से देखो। लेकिन अगर कोई रेखा सीधी न हो, टेढ़ी मेढ़ी हो, घुमावदार हो, कर्व्ड हो, तो जैसे नक्शे पर किसी नदी का रास्ता बना होता है, वो तो सीधा नहीं होता। या किसी कपड़े पर कोई घुमावदार डिजाइन बना है, उसे कैसे मापेंगे? स्केल से तो नहीं नपेगा। हाँ, ये एक दिलचस्प चुनौती है। सीधी रेखा पर तो स्केल आसानी से फिट हो जाता है, पर वक्र रेखा पर, कर्व्ड लाइन पर स्केल कैसे रखेंगे? इसके लिए अध्याय एक बड़ा सरल सा लेकिन बड़ा इंजीनियस, बड़ा क्लेवर तरीका सुझाता है। धागे का इस्तेमाल, थ्रेड। हाँ, धागा? करना यह है कि एक धागा लें, उसके एक सिरे पर एक गांठ लगा दें, छोटी सी गांठ। अब इस गांठ को वक्र रेखा के शुरुआती बिंदु, मान लीजिए ए, पर रखें। अब धागे को अपनी उंगली और अंगूठे से दबाते हुए धीरे धीरे रेखा के साथ साथ बिछाते जाएं। ध्यान रखना है कि धागा ठीक रेखा के ऊपर ही रहे, इधर उधर न हो। हाँ, इसमें थोड़ी सावधानी और धीरज की जरूरत होती है ताकि धागा उस रेखा के आकार को, उसके कर्व को ठीक से फॉलो करें। जब रेखा के अंतिम बिंदु, मान लीजिए बी पर पहुंच जाएं, तो वहां धागे पर पेन से या किसी चीज से एक निशान लगा लें। अब धागे को उठा लें, उसे सीधा तान लें और स्केल पर रखकर उस शुरुआती गांठ से लेकर जो निशान आपने लगाया है वहां तक की लंबाई माप लें। यही उस वक्र रेखा की अनुमानित अप्रॉक्सीमेट लंबाई होगी। ये तरीका दिखाता है कि कैसे एकदम सरल साधनों, सिंपल टूल्स और थोड़ी सी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी से हम जटिल समस्याओं का भी हल निकाल सकते हैं। ये व्यावहारिक मापन, प्रैक्टिकल मेजरमेंट का एक बढ़िया उदाहरण है। बेशक बहुत ज्यादा जटिल वक्रों के लिए या बहुत ज्यादा सटीकता के लिए आज हमारे पास डिजिटल उपकरण हैं या गणितीय विधियां हैं जैसे कैलकुलस, लेकिन ये धागे वाला तरीका बुनियादी सिद्धांत को समझने के लिए बहुत अच्छा है। सही बात है। तो हमने मापन की कहानी समझी, पुराने तरीकों से लेके मानक इकाइयों तक, और सही माप लेने की तकनीकों को भी जाना, चाहे रेखा सीधी हो या घुमावदार। अब अध्याय के दूसरे हिस्से पर आते हैं, गति, मोशन। हाँ, मापन और गति अक्सर जुड़े होते हैं। दूरी तय करने में गति होती है, समय बीतने के साथ चीजों की स्थिति बदलती है और उसी बदलाव को हम गति कहते हैं। अध्याय हमें अपने चारों ओर देखने को कहता है, सोचने को कहता है। कौन सी चीजें स्थिर हैं, मतलब विराम अवस्था में, रेस्ट पे हैं, और कौन सी चल रही हैं, यानी गति में है, मोशन में है। जैसे मेज है, कुर्सी है, घर, पेड़, ये सब हमें आमतौर पर स्थिर दिखते हैं, अपनी जगह पर टिके हुए। हाँ, अपने आसपास की दूसरी चीजों के सापेक्ष, रिलेटिव टू देयर सराउंडिंग्स, वे स्थिर लगते हैं। वहीं दूसरी ओर उड़ती हुई चिड़िया है, सड़क पर चलती बस है, घड़ी की सेकंड वाली सुई है टिक टिक करती हुई, या जमीन पर रेंगती हुई चींटी, ये सब गति में है। हम ये तय कैसे करते हैं कि कोई चीज गति में है या नहीं? क्या आधार है इसका? इसका आधार बहुत सरल है। जैसा आपने कहा, अगर किसी वस्तु की स्थिति, उसकी पोजीशन समय के साथ साथ बदल रही है तो हम कहते हैं कि वो वस्तु गति में है, इट इज इन मोशन। अगर समय बीत रहा है लेकिन वस्तु जहां थी वहीं की वहीं है, उसकी स्थिति नहीं बदल रही, तो वो विराम में है, एट रेस्ट। अध्याय में चींटी का उदाहरण दिया गया है कि कैसे वो कागज पर चलते हुए लगातार अपनी जगह बदलती रहती है, एक पल यहां, अगले पल वहां। तो गति मतलब समय के साथ स्थिति में परिवर्तन, सिंपल डेफिनेशन। पर क्या सारी गतियां एक जैसी होती हैं? क्या चिड़िया का उड़ना, बस का चलना और सुई का घूमना सब एक ही तरह की गति है? नहीं, बिल्कुल नहीं। गतियां कई प्रकार की हो सकती हैं, उनके रास्ते अलग हो सकते हैं, उनका व्यवहार अलग हो सकता है। यहीं पर गतियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन, महत्वपूर्ण हो जाता है। अध्याय कुछ मुख्य प्रकार की गतियों से हमारा परिचय कराता है। पहला है सरल रेखीय गति, रेक्टिलिनियर मोशन। हाँ, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, रेक्टिलिनियर मतलब सीधी रेखा।
जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में एक सरल रेखा के अनुदिश चलती है तो उसकी गति सरल रेखीय कहलाती है। स्ट्रेट लाइन मोशन। इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं, जैसे? सीधी सड़क पर चलती हुई कार, या रेलवे ट्रैक पर सीधी चलती ट्रेन, बिल्कुल। या फिर सावधान की मुद्रा में परेड करते हुए सैनिक, वो भी सीधी लाइन में चलते हैं। जी। या फिर हाथ से कोई पत्थर छोड़ दें तो वो गुरुत्वाकर्षण के कारण सीधा नीचे गिरता है। ये सब सरल रेखीय गति के उदाहरण हैं। ठीक है, ये तो हुई सीधी रेखा वाली गति। दूसरा प्रकार बताया है वर्तुल गति, सर्कुलर मोशन। वर्तुल गति, सर्कुलर मोशन, तब होती है जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर एक सर्कल में चलती है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि गति के दौरान वस्तु की एक निश्चित बिंदु, जिसे हम केंद्र या सेंटर कहते हैं, उससे दूरी समान बनी रहती है। कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। जैसे अगर हम एक धागे के सिरे पर पत्थर बांधकर गोल गोल घुमाएं। हाँ बिल्कुल, वो पत्थर एक गोले में घूमेगा। या फिर चलते हुए बिजली के पंखे की पंखुड़ियों को देखिए। पंखुड़ी का जो बाहरी सिरा है उसकी गति वर्तुल है। अच्छा, और घड़ी की सुइयों के सिरे, मिनट वाली सुई या सेकंड वाली? हाँ, उनके सिरों की गति भी वर्तुल गति है। वो एक वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं। यहाँ एक छोटा सा फर्क समझना जरूरी है। पूरी पंखुड़ी या पूरी सुई अपनी जगह पर घूम रही है, उसे हम घूर्णन गति कहते हैं। लेकिन अगर हम पंखुड़ी के किनारे या सुई की नोक जैसे किसी एक बिंदु को देखें तो वो एक वृत्ताकार पथ तय कर रहा है, जो वर्तुल गति है। समझ गई। और तीसरा मुख्य प्रकार बताया गया है आवर्ती गति, पीरियोडिक मोशन। आवर्ती गति, पीरियोडिक मोशन, वो गति है जिसे कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराती है, रिपीट करती है। यानी वस्तु अपनी गति के एक चक्र को बार बार नियमित समय पर पूरा करती है। रेगुलर रेपिटेशन इन टाइम। इसके उदाहरण क्या होंगे, जैसे? दीवार घड़ी का पेंडुलम जो टिक टॉक इधर उधर झूलता रहता है। बिल्कुल सही, पेंडुलम का झूलना एक क्लासिक उदाहरण है आवर्ती गति का। या फिर बच्चे का झूले पर झूलना, आगे पीछे एक नियमित समय में। और गिटार के तार को छेड़े तो वो कंपन करता है, वाइब्रेट करता है। हाँ, वो कंपन भी आवर्ती गति है। तार अपनी मध्य स्थिति के इधर उधर बहुत तेजी से दोलन करता है। या तबले की झिल्ली, जब उस पर थाप पड़ती है तो वो भी ऊपर नीचे कंपन करती है। ये सभी गतियां एक निश्चित लय में, एक निश्चित समय में दोहराई जाती हैं। हाँ, ये आवर्ती गति प्रकृति में और मानव निर्मित मशीनों में बहुत आम है। जैसे ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमना, वो भी एक तरह की आवर्ती गति है। पृथ्वी 365 दिन में चक्कर पूरा करती है हर साल। हृदय का धड़कना, वो भी नियमित अंतराल पर होता है। इंजन के पिस्टन का ऊपर नीचे होना, ये सब आवर्ती गति के ही उदाहरण या जटिल रूप हैं। इन गतियों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि तरंगें, वेव्स, ध्वनि, साउंड, प्रकाश, लाइट, इन सब की समझ कहीं ना कहीं आवर्ती गति से जुड़ी है। यहाँ एक और दिलचस्प बात बताई गई है कि कोई एक वस्तु एक ही समय में एक से ज्यादा प्रकार की गति भी कर सकती है। ऐसा हो सकता है? हाँ, ये अक्सर होता है। बल्कि कहना चाहिए कि वास्तविक दुनिया में ज्यादातर गतियां सरल प्रकारों का मिश्रण, कॉम्बिनेशन ही होती हैं। प्योर रेक्टिलिनियर या प्योर सर्कुलर मोशन मिलना थोड़ा मुश्किल है। जैसे? किताब में उदाहरण दिया है जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद का, रोलिंग बॉल। हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। जब गेंद लुढ़कती है तो वो आगे भी बढ़ रही है ना? हाँ। तो उसका केंद्र एक सीधी रेखा में चल रहा है। ये हुई सरल रेखीय गति। लेकिन साथ ही गेंद अपनी धुरी पर घूम भी रही है। अच्छा, हाँ, घूम भी रही है। तो ये घूमना घूर्णन गति है जो वर्तुल गति से संबंधित है। तो लुढ़कती हुई गेंद में सरल रेखीय और घूर्णन दोनों गतियां एक साथ हो रही हैं। वाह। एक और उदाहरण दिया है साइकिल के पहिए का। बिल्कुल, साइकिल का पहिया भी ऐसा ही है। वो आगे भी बढ़ता है, यानी सरल रेखीय गति करता है, और साथ ही अपनी धुरी, अपने एक्सल पर घूमता भी है, यानी घूर्णन वर्तुल गति करता है। इन मिश्रित गतियों का विश्लेषण, उनकी स्टडी थोड़ी ज्यादा जटिल होती हैं, पर वो भी इन्हीं बुनियादी प्रकारों सरल रेखीय, वर्तुल, आवर्ती को समझने से ही शुरू होती हैं। तो इन विभिन्न प्रकार की गतियों को पहचानने और समझने का क्या महत्व है? क्यों हम इन्हें अलग-अलग पढ़ते हैं? इनका महत्व बहुत गहरा है। आप सोचिए, इन बुनियादी गतियों को समझकर ही हम जटिल मशीनों के काम करने के तरीके को समझ सकते हैं। घड़ियां कैसे काम करती हैं, इंजन कैसे चलते हैं, पंखे कैसे घूमते हैं। पुलों और इमारतों की मजबूती का विश्लेषण करने में गति का अध्ययन काम आता है। वाहनों को डिजाइन करने में, एरोडायनामिक्स में, हर जगह गति और उसके प्रकारों की समझ जरूरी है। और यही नहीं,
ग्रहों, तारों और आकाशगंगाओं जैसी खगोलीय पिंडों की चाल को समझने के लिए भी गति के नियमों का इस्तेमाल होता है। भौतिकी, फिजिक्स का तो एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं गतियों और उनके कारणों के अध्ययन पर आधारित है, मैकेनिक्स जिसे कहते हैं। तो ये थी कक्षा 6 के विज्ञान अध्याय 10 गति एवं दूरियों का मापन पर हमारी आज की चर्चा। हमने देखा कि कैसे शुरुआती दौर के वो अंदाजे वाले व्यक्तिपरक माप जैसे हाथ या कदम, उनमें क्या दिक्कतें थीं। हाँ, और कैसे उन दिक्कतों ने हमें मानक इकाइयों, स्टैंडर्ड यूनिट्स की जरूरत महसूस कराई। और फिर कैसे उन मानक इकाइयों जैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर ने दुनिया भर में विज्ञान और व्यापार के लिए एक समान भाषा, एक कॉमन लैंग्वेज दी। बिल्कुल, हमने लंबाई मापने की सही तकनीकों पर भी बात की। स्केल कैसे रखें, आंख कहाँ रखें, टेढ़ी मेढ़ी रेखा कैसे नापें, और ये समझा कि सटीकता, एक्यूरेसी क्यों मायने रखती है। और फिर हमने गति की दुनिया में कदम रखा, समझा कि गति क्या है, समय के साथ स्थिति का बदलना, और उसके मुख्य प्रकार कौन-कौन से हैं। सीधी रेखा में चलना, सरल रेखीय, गोल घूमना, वर्तुल, और अपनी गति को दोहराना, आवर्ती। तो कुल मिलाकर इस बुनियादी से दिखने वाले अध्याय से क्या सबक मिलता है? मेरे ख्याल से ये कि अपने आसपास की दुनिया को बारीकी से देखना, उसे ऑब्जर्व करना, उसे मापना और उसमें होने वाली हलचल यानी गति को समझना, ये वैज्ञानिक सोच की नींव है। फाउंडेशन ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग। ये सरल लगने वाले विचार ही आगे चलकर बड़ी-बड़ी खोजों और आविष्कारों का आधार बनते हैं ना? बिल्कुल। और यहीं से एक विचारणीय प्रश्न भी उभरता है। सोचने के लिए एक बात, हमने सरल, रेखीय, वर्तुल और आवृत्ति गतियों की बात की। ये तो हुई सीधी साधी श्रेणियां, लेकिन क्या हमारे दैनिक जीवन में हर गति इतनी आसानी से इन कैटेगरीज में बांटी जा सकती है? जरा सोचिए, हवा में मनमर्जी से उड़ते हुए एक सूखे पत्ते की गति के बारे में। वो कैसे लहराता हुआ, घूमता हुआ नीचे आता है। हाँ, उसकी गति तो बड़ी अनियमित सी लगती है। बिल्कुल। या पानी में तैरती हुई मछली की चाल, वो कब किधर मुड़ जाए पता नहीं। ये गतियां शायद इन सरल प्रकारों का एक बेहद जटिल मिश्रण है, या शायद कुछ और ही हैं। प्रकृति की कई गतियां इन साफ सुथरी श्रेणियों से कहीं ज्यादा पेचीदा, ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। तो क्या गति के और भी प्रकार हो सकते हैं, या इन जटिल गतियों को समझने का क्या तरीका है? इस पर सोचना काफी दिलचस्प हो सकता है। बेहतरीन नुक्ता, वाकई सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहराइयों में उतरने के लिए।